Hello students, in today's lecture number 5 on force and laws of motion for class 9, we shall discuss the numerical problems. First we discuss the example NCERT example 9.6. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second. एक बुलेट फायर की गई है, मान लीजिए ये एक गन है और इस गन से बुलेट फायर की गई है। ये बुलेट फायर की गई, ठीक है। और बुलेट का मास जो है, मास ऑफ बुलेट इज 20 ग्राम। 20 ग्राम बुलेट का मास है, जिसको आप कह सकते हो कि 0.02 किलोग्राम हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा बेटा, 1 ग्राम हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। तो जब 20 इंटू 1/1000 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड, यानी हॉरिजॉन्टली ऐसे फायर की जाती है विद ए वेलोसिटी। किस वेलोसिटी के साथ फायर की जाती है, ये वेलोसिटी है आपका 150 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी के साथ फायर की जाती है, 150 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ फायर की जाती है फ्रॉम ए पिस्टल। दिस इज द पिस्टल, राइट। ये पिस्टल है और इसका मास जो है 2 किलोग्राम है। कितना है, 2 किलोग्राम है। ये बुलेट है बेटा, ये बुलेट है और बुलेट का मास कितना है, 0.02 किलोग्राम। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो सबसे पहले तो इस शब्द का मीनिंग जान लें कि रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। मैंने जब आपको थ्योरी डिस्कस की थी तो उस समय बताया था रिकॉइल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, कि जब आप इसका ट्रिगर दबाएंगे, इस पिस्टल का ट्रिगर दबाएंगे तो बुलेट तो इधर जाएगा, लेकिन पिस्टल इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से आता है उसे पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। ये पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी है, आर मतलब रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ द पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर एंड आफ्टर द फायर क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई यहाँ एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि मोमेंटम टोटल मोमेंटम लिखिए, टोटल मोमेंटम ऑफ, ये पिस्टल है, पिस्टल नहीं, पिस्टल। टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर, बिफोर द फायर। जब बुलेट फायर नहीं की है तो उस समय पिस्टल और बुलेट का जो टोटल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट, पिस्टल एंड बुलेट आफ्टर द फायर, आफ्टर द फायर, फायर होने के बाद के मोमेंटम के बराबर होता है। अब टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर, बिफोर द फायर क्या होगा भाई, हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ पिस्टल बिफोर फायर प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायर की बात हो रही है। ये तो बिफोर फायर है, बिफोर फायर, और मोमेंटम ऑफ पिस्टल प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये कब बात हो रही है, आफ्टर द फायर। ये बात हुई आफ्टर फायर, यानी गोली दागने के बाद, आफ्टर फायर। अब देखिए मोमेंटम ऑफ पिस्टल कितना है बिफोर फायर, तो मास ऑफ पिस्टल, मास ऑफ पिस्टल, मैं मास ऑफ पिस्टल को MP लिख देता हूँ और वेलोसिटी ऑफ पिस्टल को UP लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर फायर, ठीक है। मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेट को मैं B से लिख देता हूँ, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर फायर,
ठीक है, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पिस्टल आफ्टर फायर, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वीपी हो जाएगी, और मोमेंटम ऑफ ब्लड कितना हो जाएगा, एम बी वी वी हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। और देखिए एम पी तो हमें दे रखा है 2 किलोग्राम है, मास ऑफ पिस्टल है या नहीं, मास ऑफ पिस्टल कितना है 2 किलोग्राम। और पिस्टल जब बुलेट फायर नहीं किए तो पिस्टल कैसे थी बेटा, रेस्ट में थी, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस मास ऑफ बुलेट कितना है 0.02, ठीक है। और जब बुलेट फायर नहीं की है, जब बुलेट फायर नहीं की है तब कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0 हो जाएगा। मास ऑफ पिस्टल कितना था 2 किलोग्राम। आफ्टर फायर की बात कर रहे हैं, आफ्टर फायर पिस्टल का जो वेलोसिटी है यही तो रिकॉइल वेलोसिटी होगा, यही निकालना है हमें भाई। पिस्टल का जो वेलोसिटी होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में यही तो रिकॉइल वेलोसिटी होगा, यानी पिस्टल का जो वेलोसिटी होगा वही रिकॉइल वेलोसिटी वी आर के बराबर होगा। अब मास ऑफ बुलेट कितना है 0.02 है, और बुलेट का स्पीड कितना है जब फायर कर दिए बुलेट तो 150 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और ये देखिए लेफ्ट साइड में तो 0 आ गया, 2 वीपी प्लस ये कितना आ जाएगा 2/100 पॉइंट हटाओगे तो, और ये 150, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 2 VP प्लस 3, ये 0 के बराबर आ गया या नहीं। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो VP होगा वो किसके बराबर आएगा -3/2, यानी VP इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यही तो रिकॉइल वेलोसिटी होगी, यही जो पिस्टल की वेलोसिटी है यही क्या होगी, रिकॉइल वेलोसिटी होगी, जिसे VR भी आप लिख सकते हो, -1.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या बता रहा है कि पिस्टल बुलेट फायर करने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और यही हम जानते हैं कि पिस्टल से बुलेट फायर करने के बाद पिस्टल जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से जाता है उसे रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 9.7, ए गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के साथ जंप करती है कौन, एक गर्ल है। ठीक है, ठीक है, ऑन ए स्टेशनरी कार्ड पर जंप करती है विद फ्रिक्शनलेस व्हील, उसमें फ्रिक्शनलेस व्हील लगे हुए हैं। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 किलोग्राम, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। जैसे ही कार्ट मूव करना स्टार्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हर वेलोसिटी मतलब उस लड़की की वेलोसिटी क्या होगी, गर्ल की वेलोसिटी क्या होगी। अज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब अब देखिए, ये देखिए इसमें ये इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, ये लड़की है जिसका मास 40 किलोग्राम है मास, और ये इतनी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस कार्ट पर जिसमें पहिए लगे हुए हैं जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, और इस कार्ट का जो मास है 3 किलोग्राम है, इस पर जंप करती है। तो जंप करने के बाद इस लड़की की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी ये पूछ रहा है। इस लड़की की वेलोसिटी v क्या होगी जंप करने के बाद। ठीक है, क्योंकि 3 किलोग्राम तो इस कार्ट का मास हो जाएगा, और देखिए 40 किलोग्राम लड़की का था मास, तो टोटल अब मास कितना हो जाएगा 43, यानी दोनों एक साथ चिपक गए एक तरह से, क्योंकि कार्ट के ऊपर ये लड़की बैठ गई है। तो ये v वेलोसिटी क्या होगी कार्ट पर जंप करने के बाद लड़की की, ये निकालना है। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ लगेगा, क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो मोमेंटम बिफोर जंपिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंपिंग, यही तो लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। टोटल मोमेंटम, टोटल लिख सकते हो आप इसको, टोटल मोमेंटम बिफोर जंपिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर जंपिंग। अब टोटल मोमेंटम बिफोर जंपिंग कौन कौन है, एक लड़की है और एक कार्ट है, गाड़ी है। तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर जंपिंग क्या होगा, मोमेंटम ऑफ गर्ल प्लस मोमेंटम ऑफ कार्ट,
ये बिफोर जंपिंग की सिचुएशन है। और मोमेंटम ऑफ गर्ल प्लस मोमेंटम ऑफ कार्ट, यही तो टोटल मोमेंटम होगा। ये आफ्टर जंपिंग हो जाएगा, आफ्टर जंपिंग, यानी जब वो लड़की उस कार्ट पर जंप कर चुकी है, और ये बिफोर जंपिंग मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, अब तो आसान हो गया। मोमेंटम ऑफ गर्ल कितना होगा बिफोर जंपिंग? मास ऑफ गर्ल, जी गर्ल से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मास ऑफ गर्ल इनटू वेलोसिटी ऑफ गर्ल इनिशियल, प्लस मास ऑफ कार्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ कार्ट यूसी। ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ गर्ल आफ्टर जंपिंग है तो वी जी हो जाएगा वेलोसिटी गर्ल का, प्लस मास ऑफ कार्ट और वी सी हो जाएगा या नहीं? वी सी हो जाएगा। अब देखिए मास ऑफ गर्ल कितना है? मास ऑफ गर्ल है 40 किलोग्राम। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड से। और मास ऑफ कार्ट कितना है? 3 किलोग्राम। कितना है? 3 किलोग्राम। और वेलोसिटी कितनी है कार्ट की? इनिशियली 0 है। इज इक्वल टू मास ऑफ गर्ल कितना था? 40 किलोग्राम। और वेलोसिटी ऑफ गर्ल हमें पता करनी है। ठीक है, प्लस मास ऑफ कार्ट कितना है? 3 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ कार्ट, अब देखिए जब लड़की जंप करके कार्ट पर बैठ चुकी है तो वीजी बराबर वीसी होगा। भाई लड़की ने जंप करके कहाँ बैठ गई? वो कार्ट पर बैठ गई, तो जो लड़की की वेलोसिटी होगी वही तो वीसी होगा या नहीं होगा? यानी वीजी और वीसी बराबर होंगे। तो उस केस में हम लिख सकते हैं ये 40 इंटू 5 तो हो गया 200, और ये हो गया 0, इज इक्वल टू ये 40 और प्लस 3 हो जाएगा, और Vg और Vc बराबर होंगे तो Vg में लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। अब गर्ल की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? Vg इज इक्वल टू 200/43, 200/43, और इसको सॉल्व करें तो वेलोसिटी आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 4.65 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी आ जाती है। बेटा यहाँ पे समझना होगा कि मैंने यहाँ Vg और Vc को बराबर ले लिया है। क्यों? क्योंकि जब कार्ट के ऊपर, ये कार्ट थी और इस कार्ट पर जब लड़की जंप कर चुकी है तो इस कार्ट की जो वेलोसिटी है Vc और जो लड़की की वेलोसिटी है Vg वो एक ही तो होगी, दोनों बराबर होंगी। तो Vg बराबर Vc होगा, तो Vg को Vc को भी Vg लिख सकते हैं, तो Vg कॉमन आ जाएगा, 40 प्लस 3 ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम्स व्हाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल। 2 हॉकी प्लेयर हैं, अपोजिट टीम्स के हैं, जब वो हॉकी बॉल को हिट कर रहे हैं हॉकी से। ठीक है, जब वो बॉल को हिट कर रहे हैं, 2 हॉकी प्लेयर ऑफ अपोजिट टीम व्हाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड, यानी दोनों खिलाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है। वन हैज ए मास 60 किलोग्राम एंड वाज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। पहला जो खिलाड़ी था उसका मास 60 किलोग्राम और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? 5 मीटर पर सेकेंड से। वाइल द अदर हैज ए मास ऑफ 55 किलोग्राम, दूसरे खिलाड़ी का मास 55 किलोग्राम, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? पहले खिलाड़ी के से ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा था 6 मीटर पर सेकेंड से। टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड, यानी टकराने के बाद वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, अज्यूम दैट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फीट ऑफ द 2 प्लेयर्स एंड ग्राउंड इज नेग्लिजिबल। जो दोनों प्लेयर्स हैं उनके पैरों और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेग्लिजिबल है। देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन की आप बात कर सकते हो। ये 2 खिलाड़ी हैं अपोजिट टीम के। इस पहले खिलाड़ी का मास 60 किलोग्राम है और ये जो इस वेलोसिटी से आगे जा रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड है। दूसरे खिलाड़ी का जो मास है 55 किलोग्राम है और ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो 6 मीटर पर सेकंड, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं इस बॉल को हिट करने के लिए। अब दोनों में क्या हो जाती है? टक्कर हो जाती है, एंटेंगल्ड। ठीक है, अब दोनों टकराने के बाद जो है किस वेलोसिटी से मूव करेंगे? दोनों जब जिस समय टक्कर होती है उस समय की वेलोसिटी निकालनी है। तो जब दोनों टकरा जाएंगे तो दोनों का तो मास ऐड हो जाएगा और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, v वेलोसिटी से।
तो वो v निकालना है हमें। तो v कैसे निकालें, देखिए v कैसे निकालें, तो यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगा। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कह सकते हैं हम, मोमेंटम बिफोर एंटेंगल, ठीक है, टक्कर के पहले, और मोमेंटम आफ्टर एंटेंगल, ठीक है। तो बिफोर एंटेंगल दो प्लेयर हैं, तो पहले प्लेयर का मास इनटू उसकी वेलोसिटी प्लस दूसरे प्लेयर का मास उसकी वेलोसिटी, ये बिफोर एंटेंगल यानी कॉलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम होगा। और मोमेंटम आफ्टर एंटेंगल, तो पहले का मास तो वही रहेगा और उसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, दूसरे का मास m2 रहेगा और उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। अब दोनों एंटेंगल्ड हैं, दोनों टकराने के बाद एक साथ किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो v1 इज इक्वल टू v बराबर मान लेता हूं v, कि दोनों v वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। और क्या लिख सकते हैं इसको, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। ये v निकालना है। अब देखिए m1 कितना है, पहले प्लेयर का मास 60 है और किस वेलोसिटी से आ रहा था, 5 मीटर पर सेकंड से, दूसरे प्लेयर का मास 55 है केजी और किस वेलोसिटी से आ रहा था, 6 मीटर पर सेकंड से। अब दोनों का मास यहाँ ऐड हो जाएगा 60 प्लस 55 और v निकालना है आपको, क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, देखो जरा, ये 300 हो गया और ये 6 5 30, 330 हो गया और ये हो गया आपका 115v, ठीक है। और इधर हो गया आपका 630, ठीक है, 330 प्लस 300 630 हो गया और 115v। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, 630 अपॉन 115, ये आ जाएगा 630 अपॉन 115। ओहो हाँ बेटे, एक और बात ध्यान रखिए, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक खिलाड़ी इस तरफ जा रहा था, दूसरा खिलाड़ी इस तरफ जा रहा था, ध्यान रखिएगा, यानी u1 ये था और u2 ये था। तो u1 और u2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ माइनस आएगा, ध्यान रखिए, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ रहे हो क्यों माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, क्वेश्चन में लिखा है ना, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है वाज मूविंग फास्टर विद ए वेलोसिटी टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, यानी दूसरा प्लेयर पहले प्लेयर की तरफ जा रहा था, यानी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, तो एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगी, यानी u1 के रेस्पेक्ट में u2 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नेगेटिव लेना है, ध्यान रखना है इस बात को, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव होने से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -30, -30 आ जाएगा, तो यह माइनस आ जाएगा। अब इसको देखिए, v इज इक्वल टू -30 अपॉन 115, ये बना आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा। इसमें माइनस और ये लगभग 2 टाइम्स जाएगा, 0.2, ठीक है, 5 6 ऐसे कुछ आएगा, तो ये 2 आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, इतना आ जाएगा, ठीक है, -0.26 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी आ जाएगी। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जिस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड, तो वो हमने निकाल ली। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अब कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इसमें, उनकी बात कर लेते हैं। कह रहा है पेज नंबर 126 पर ये क्वेश्चंस हैं। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। अच्छा सवाल है,
कि जब एक्शन रिएक्शन के बराबर है तो हॉर्स जो है कार्ट को कैसे पुल कर लेता है। ठीक है, मान लीजिए ये हॉर्स है, ठीक है, और इससे जुड़ी हुई ये कार्ट है, ये कार्ट है, मान लीजिए गाड़ी है। तो कैसे पुल कर सकता है, पुल करता है, कैसे पुल कर लेता है भाई, जब हॉर्स आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, हॉर्स जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, चलिए मान लीजिए हॉर्स है, तो जब ये आगे बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जब ये आगे बढ़ना चाहेगा तो ये अर्थ सरफेस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अर्थ ये जो गाड़ी है ये इसको किसने रोका हुआ है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ने रोका हुआ है। किसने रोका हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स ने। सो व्हेन द हॉर्स वॉक्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब ये घोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है तो क्या होगा, इट एक्सर्ट ए फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द अर्थ। तो ये अर्थ पर क्या लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अर्थ पर, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। दिस फोर्स मूव्स द हॉर्स एंड द कार्ट फॉरवर्ड। अब ये जो फॉरवर्ड फोर्स लगेगा, जब ये बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है देन, ठीक है, यदि ये फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है इस बैकवर्ड फोर्स से, बैकवर्ड फोर्स से ज्यादा ही, जैसे ही ये फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तो ये कार्ट को लेकर के घोड़ा जो है आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब द वेलोसिटी एट विच द हॉर्स कैन मूव बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द अर्थ, ये किस पर डिपेंड करेगा कि किस वेलोसिटी के साथ ये हॉर्स आगे की तरफ मूव करेगा। ये डिपेंड करेगा कि हॉर्स का खुद का वजन कितना है और कार्ट में कितना वजन है, ठीक है, कार्ट का मास कितना है, हॉर्स का मास कितना है, दोनों का मिला करके कितना मास है। जितनी ज्यादा ये कार्ट हेवियर होगी उतना ही ज्यादा फोर्स इस घोड़े को जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। जब कार्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, जब कार्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है तो जो फोर्स ऑफ इनर्सिया है ना, इनर्सिया फोर्स लगेगा ना, इनर्सिया ऑफ रेस्ट यहाँ पर लगेगा, तो फोर्स ऑफ इनर्सिया को ये ओवरकम नहीं कर पाता, कौन, घोड़ा, जब कार्ट बहुत वजन हो जाता है कार्ट में। तो इसलिए जो है एक्शन रिएक्शन के बराबर होने के बावजूद भी जो है हॉर्स जो है एक कार्ट को पुल कर लेता है। कार्ट को पुल कब कर लेता है, क्योंकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अर्थ पर फोर्स लगाएगा तो उसका जो है प्रभाव होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको फोर्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो इनर्सिया है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट है, कार्ट का इनर्सिया ऑफ रेस्ट है। यदि कार्ट का इनर्सिया ऑफ रेस्ट जो होता है ना, इनर्सिया, इनर्सिया, ठीक है, फोर्स ऑफ इनर्सिया, फोर्स ऑफ इनर्सिया आप जिसको कह सकते हो, फोर्स ऑफ इनर्सिया, फोर्स ऑफ इनर्सिया से यदि ज्यादा होगा, कौन, फोर्स ऑफ इनर्सिया से यदि ज्यादा हो गया, कौन, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है घोड़े के द्वारा, फॉरवर्ड फोर्स ना, बाय हॉर्स, तो वो कार्ट को आगे पुल कर लेगा। लेकिन यदि इस कार्ट में वजन भर दें हम, बहुत ज्यादा कार्ट बहुत ज्यादा हैवी है, कार्ट इज टू हैवी, कार्ट इज टू हैवी, बहुत ही ज्यादा हैवी है, तो उस केस में फोर्स ऑफ इनर्सिया, फोर्स ऑफ इनर्सिया को ये सॉरी यहाँ पर तो देखिए पुल कब होगा, ये पुल वाला एग्जांपल दिया था, इसको ऐसे लगाइए, ठीक है, ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए। जब फोर्स ऑफ इनर्सिया कम होगा, फॉरवर्ड फोर्स बाय अप्लाइड बाय हॉर्स, हॉर्स जो फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, ये भाई ये फॉरवर्ड फोर्स का अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा, बैकवर्ड फोर्स पर, और ये बैकवर्ड फोर्स का अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा, हॉर्स और कार्ट के वजन पर डिपेंड करेगा। भाई जितना कम वजन होगा उतना ही कम बैकवर्ड फोर्स लगाने से फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, और ये फॉरवर्ड फोर्स जो है फोर्स ऑफ इनर्सिया से ज्यादा होते ही पुल कर लेगा वो कार्ट को। लेकिन जब कार्ट बहुत ज्यादा हैवी है तो फोर्स ऑफ इनर्सिया ज्यादा हो जाता है फॉरवर्ड फोर्स से, ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स उतना नहीं हो पाता, जो हॉर्स फोर्स लगाएगा वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता। किससे ज्यादा नहीं हो पाता, इनर्सिया से ज्यादा नहीं हो पाता, तो वो कार्ट को पुल नहीं कर पाएगा उस केस में। तो पुल कर पाता है केवल इस वजह से क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड फोर्स लगाएगा, वो कहां पर लगा रहा है बैकवर्ड फोर्स, ऑन अर्थ, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, ठीक है। अब यदि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स फोर्स ऑफ इनर्सिया से ज्यादा है तो वो पुल कर लेता है, और जब बहुत ज्यादा वजनी है कार्ट तो उस केस में नहीं कर पाता है। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए हॉर्स
विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। आप जानते हो जब किसी जगह आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। फायरमैन जो है एक पाइप को पकड़ के रखता है और उसमें से पानी जो है प्रेशर से आगे जाता है, ठीक है। विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। तो उसको पकड़ना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि जैसे ये मान लीजिए ये फायरमैन है और इसने ये पाइप पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये पाइप पकड़ा हुआ है और इस पाइप से जो है पानी स्पीड से आगे जा रहा है, पानी स्पीड से आगे जा रहा है, वेरी हाई स्पीड से आगे जाता है। तो जितनी हाई स्पीड से आगे जाएगा पाइप उतना ही स्पीड से इसका रिएक्शन लगेगा। जितना एक्शन होगा उसका उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है या नहीं। तो फॉर द हॉज टू इजेक्ट वाटर एट हाई वेलोसिटीज ए फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द वाटर, ठीक है, विच इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ पंप और ए मोटर। तो ये पाइप किससे जुड़ा रहता है बेटा? वो जो मशीन होती है फायर ब्रिगेड, जो पीछे टैंक होता है उसमें मशीन होती है, मोटर होती है, मोटर जो है इस पानी को आगे फेंकती है, ठीक है। तो वाटर जो है अप्लाई करेगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किस पर, हॉज पर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। तो यदि वाटर आगे की तरफ जा रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी तो फोर्स लगेगा। तो जितना ज्यादा ये एक्शन होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसको पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kilogram a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. ये तो अभी किया था ऐसा सवाल। भाई ये पिस्टल है, ठीक है, ये राइफल कह दो, कुछ भी कह दो। इससे एक बुलेट फायर हुई, ठीक है। जब बुलेट फायर नहीं हुई तो इसका जो मास है पिस्टल का, मास ऑफ पिस्टल दे रखा है आपको 4 किलोग्राम, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। और इसके अंदर जो बुलेट है, जब तक इसको फायर नहीं किया गया है बुलेट को, ठीक है, तो बुलेट का जो मास है, मास तो मान लीजिए 50 ग्राम है, और 50 ग्राम को आप किलोग्राम में बदल सकते हैं। 50/1000 किलोग्राम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 किलोग्राम, ठीक है। ये मास हो जाएगा बुलेट का। लेकिन बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी फायर करने से पहले। लेकिन जब आपने बुलेट फायर कर दी, जब बुलेट फायर कर दी, जब बुलेट फायर कर दी तो क्या होगा, ये बुलेट यहाँ पर फायर हो गई, ठीक है, ये बुलेट निकल गई। मास ऑफ बुलेट तो वही रहेगा, कितना, 0.05 किलोग्राम। और जो वेलोसिटी है वो वी हो जाएगी। किस वेलोसिटी से जा रही है, 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 35 मीटर पर सेकेंड से फायर की गई है कौन, बुलेट, ठीक है। और मास ऑफ पिस्टल तो वही रहने वाला है 4 किलोग्राम। लेकिन इसकी ये जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, यानी ये जो राइफल है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। और ये रिकॉइल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ये मैंने बताया था। तो एम पी यू पी, ये तो पिस्टल का मोमेंटम हो गया बिफोर फायरिंग, प्लस एम बी यू बी, ये किसका हो गया, बुलेट का मोमेंटम हो गया बिफोर फायरिंग, ये टोटल मोमेंटम आ गया। और ये तो बिफोर फायरिंग हो गया, बिफोर फायरिंग। और यदि मैं लिखूं एम पी वी पी प्लस एम वी वी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीपी को मैंने क्या लिखा है, वी लिखा है, बीपी को वी लिखा है। तो ये हो गया आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो अब तो इसमें रखना है मास ऑफ पिस्टल कितना है 4, यूपी कितना है 0, ठीक है, प्लस मास ऑफ बुलेट कितना है 0.05, और यूवी कितना है 0, इज इक्वल टू मास ऑफ पिस्टल कितना है 4, और वी निकालना है, प्लस मास ऑफ बुलेट कितना है 0.05, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 35। ये देखिए लेफ्ट साइड 0 हो गया, और ये 4v प्लस इसको सॉल्व करें, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, और ये 1.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.75। तो ये 4v इज इक्वल टू माइनस 1.75 आएगा। कितना आएगा, माइनस 1.75 आएगा, ठीक है। और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1.75/4। तो इसको सॉल्व करोगे, माइनस 0.4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 ना, इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4
ये भी आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेज 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। दो मासेज हैं, एक है 100 ग्राम का और एक है 200 ग्राम का। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हैं, ये देखिए, इसका मास है 100 ग्राम। 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से यानी 0.1 किलोग्राम होगा। और इसका सेकंड ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट को m2 मान लो, ये m1 मान लो। m2 कितना दे रखा है 200 ग्राम, और इसको किलोग्राम में बदलोगे तो 0.2 किलोग्राम, ठीक है। और ये सेम लाइन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। किस वेलोसिटी से? इसकी वेलोसिटी तो है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी u1 मान लेता हूँ इसको, और इसको u2 मान लेता हूँ। u2 है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कॉलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स। ये कॉलिजन करते हैं, और कॉलिजन के बाद में आफ्टर कॉलिजन क्या होता है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मास तो वही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। और किस वेलोसिटी से जाता है? इतनी वेलोसिटी से, ठीक है। लेकिन जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा यहाँ पर। तो ये इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो m1 है आपके पास कितना 0.1, u1 है आपके पास 2, प्लस m2 कितना है 0.2, u2 कितना है 1, इज इक्वल टू m1 कितना है 0.1, v1 कितना है 1.67, प्लस m2 कितना है 0.2, और v2 क्या है निकालना है। तो सॉल्व करना है आप सिंपली। तो ये 0.2 और ये 0.2 0.4 हो गया, ठीक है। और ये एक पॉइंट और आ जाएगा तो 0.167 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, प्लस 0.2 v2 आ जाएगा। और यहाँ से v2 की वैल्यू आप जब निकालोगे तो v2 की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, ये बेटा जब 0.4 में से ये माइनस करना पड़ेगा, तो 0.4 माइनस 0.167 डिवाइडेड बाय 0.2 विद नेगेटिव, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपली, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो v2 की जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 0.4 में से इसको माइनस करेंगे, 0.2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.165 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतना आंसर आएगा, कैलकुलेट किया है मैंने, आप करके देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहला जो प्रश्न है बेटा वो है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये देखिए एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेज ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इज इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल करे? इफ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इफ नो, प्रोवाइड ए रीजन। देखिए हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? एक ऑब्जेक्ट जो कि सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो मूव करता रहेगा इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है। यदि उसकी मोशन को बदलना है तो कुछ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेज ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जब अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, है या नहीं? पॉसिबल है बिल्कुल, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है तो वो नॉन जीरो कांस्टेंट नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा जाए। तो आंसर होगा यस इट इज पॉसिबल, ठीक है, यस इट इज पॉसिबल, ये आंसर होगा इसका। और जो मैंने बोला वो आपको आगे और लिखना है
क्या लिखेंगे आंसर में? यस इट इज पॉसिबल। आगे लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सम डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू मूव इन दैट डायरेक्शन unless or until no external unbalanced force acts on it. In order to change the motion of an object, some external unbalanced force must act upon it. ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख लीजिएगा। चलिए सेकंड, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। सब जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पर है। जब कारपेट को स्टिक से पीटा जाता है तो स्टिक जो है फोर्स लगाती है कारपेट पर, और उस स्टिक जब फोर्स लगाएगी कारपेट पर तो कारपेट मोशन में आ जाएगा। तो जो डस्ट पार्टिकल का इनर्शिया है वो इसको रजिस्ट करेगा मोशन को। उस वजह से जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कारपेट मूव करता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है डस्ट पार्टिकल जो है गिर जाते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में उनको सेट कर देता है वो। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला एग्जाम्पल ये हमने डिस्कस भी किया था। थर्ड देखिए, वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रॉप। यस, एक्शन रिएक्शन मैंने आपको बताया था भाई। जैसे टाई क्यों बांधना होता है लगेज को? जब लगेज को बांधोगे नहीं, बस खड़ी हुई है और लगेज आपने ऊपर रखा है, आपने देखा होगा जब आप बैग रख देते हैं तो कई बार जब नीचे उतरने के समय आप ढूंढते रह जाते हैं कि बैग कहाँ चला गया। क्योंकि जब बस का जो ड्राइवर अचानक बस को चलाना शुरू करता है या ब्रेक लगाता है तो उस केस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं। जब खड़ी हुई बस को अचानक चलाना शुरू करता है बस ड्राइवर, तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर या उसमें रखा हुआ जो लगेज है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जब चलती हुई बस का ब्रेक लगाता है तो जो पैसेंजर या लगेज हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए आपका लगेज आगे पीछे कहीं नहीं चला जाए रूट पर, ठीक है, इसलिए उसको रस्सी से बांधना होता है। नंबर 4, ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल। एक बैट्समैन एक क्रिकेट बॉल को हिट करता है, विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, और उसके बाद में वो बॉल ग्राउंड पर रोल करती है, चलती है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉल किस में आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है। द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप बिकॉज, बॉल स्टॉप क्यों होती है? जब देखिए बिकॉज अब 4 ऑप्शन है। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बैट्समैन ने बहुत जोर से जो है उसको नहीं मारा। द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, क्या वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? देयर इज ए फोर्स ऑन द वॉल अपोजिंग द मोशन, और डी है देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द वॉल सो द बॉल वांट टू कम टू रेस्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। भाई जब बॉल मूव करती है तो उसके अपोजिंग फोर्स लगता है, उस पर अपोजिंग मोशन फोर्स लगता है जो कि उसकी मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो मैंने बताया था फ्रिक्शन लगेगा जब बॉल ग्राउंड सरफेस पर मूव करेगी। जब ये बॉल है इस ग्राउंड सरफेस पर मूव करेगी तो यदि बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, ये मोशन का डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये मोशन का डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि इसकी मोशन को अपोज करेगा और धीरे धीरे बॉल रेस्ट में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सिलरेशन। एक ट्रक जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, रेस्ट से चलना शुरू करता है और रोल डाउन ऑन ए हिल, और एक हिल पर रोल डाउन करता है विद ए कांस्टेंट एक्सिलरेशन। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर एंड 20 सेकेंड। 400 मीटर का डिस्टेंस वो 20 सेकेंड में कवर कर लेता है। फाइंड इट्स एक्सिलरेशन, उसका एक्सिलरेशन बताइए। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। यदि ट्रक का मास 7 टन है और 1 टन का मतलब 1000 किलोग्राम है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। तो क्या एक ट्रक है रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, ट्रक के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड की गई है वो कितनी कवर की गई है? 400 मीटर, इतनी डिस्टेंस कवर की गई है। और ये डिस्टेंस कितने समय में उसने कवर की? 20 सेकेंड में कवर की, ठीक है। और ट्रक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से, यानी ट्रक की जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो 0 होगी, है या नहीं? ठीक है, क्योंकि ट्रक जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो एक्सिलरेशन कितना होगा ये पता करना है, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन क्या होगा?
तो इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा दो, एक्सिलरेशन आ जाएगा। ये लीजिए, तो s डिस्टेंस आपको दे रखी, s का मतलब d, और ut प्लस हाफ at², ऐसे लिख सकते हैं। s की वैल्यू d हो गई, d को ही हम s कह रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस को s से लिखो, d से लिखो, एक ही बात है। अब d की जगह 400 मीटर लिख दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है u ट्रक की, और टाइम 20 है, प्लस 1/2 a निकालना है, और t 20 है होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है या नहीं। अब इसको सॉल्व कर लें, 400 और इज इक्वल टू ये 0 हो गया, प्लस 1/2 a इंटू 400, ये हो गया, और 2 से ये 200 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 200 a, ये आया ना, इज इक्वल टू 400, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो एक्सिलरेशन आएगा ट्रक का। इस एक्सिलरेशन से रोल डाउन हो रहा है वो, ठीक है, इस एक्सिलरेशन से रोल डाउन हो रहा है। अब दूसरा कह रहा है कि फोर्स क्या होगा यदि मास ऑफ द ट्रक इज, इफ मास ऑफ ट्रक यानी m कितना दे रखा है 7 टन्स, ठीक है, और 1 टन में कितना होता है 1000 किलोग्राम, तो ये कितना हो गया 7000 किलोग्राम हो गया मास, ठीक है। और एक्सिलरेशन ये आ ही गया ट्रक का, तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, तो 7000 इंटू 2 यानी कितना आ गया 14000, क्या 14000 न्यूटन आ गया, ये फोर्स आ गया, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट 6, ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसको 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाता है, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है स्टोन की। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक, जो झील जमी हुई झील की सरफेस पर फेंका जाता है, और कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। यानी ये मान लीजिए झील है, जमी हुई है, और इस पर स्टोन है, ये स्टोन, इसको फेंका जाता है। इस स्टोन का मास है 1 किलोग्राम, और किस वेलोसिटी से फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, और यहाँ पर ये रेस्ट में आ जाता है, यानी v 0 हो जाता है, u इज इक्वल टू इतना है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, स्टोन और आइस के बीच में इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f कितना होगा। तो जो अप्लाइड फोर्स होगा वो निकाल लेते हैं, वही तो उसी का अपोजिट जो है फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का, आसानी से हो जाएगा भाई। सिंस फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सिलरेशन, और मास एक्सिलरेशन क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इतना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें टाइम गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा ए का, ठीक है, ए का ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, सिंस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जानते हैं ना। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये आ जाएगा 2s डिस्टेंस। तो इससे फोर्स को क्या लिखा जाएगा m, तो ये फॉर्मूला तो लग नहीं रहा बेटा, ठीक है, तो ऐसे देखना पड़ेगा कि कौन सा लगेगा, क्योंकि इसमें तो टाइम मांग रहा है, टाइम है नहीं। तो इस इक्वेशन से हम एक्सिलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं मास इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये लीजिए। अब मास कितना है, मास जो है 1 किलोग्राम है, और v कितना है 0 है, माइनस u कितना था, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पत्थर की 20, होल स्क्वायर हो जाएगा 2, और एज डिस्टेंस कितना 50 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 50 मीटर, 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब इस 50 को आप किलोमीटर में बदल सकते हो, या मीटर में ही रहने दो, क्योंकि ऊपर ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये कितना आ जाएगा माइनस आएगा, और ऊपर हो गया 400 और नीचे 100 हो गया, तो ये कितना आ गया 4, ठीक है, ये क्या आ गया 4 न्यूटन, ये फोर्स आ गया। और यही जो फोर्स है, यही सिंस अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया 4 न्यूटन हो गया, इतना फोर्स लगेगा आइस और स्टोन के बीच, 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई हो सकता है बेटा, वो देख करके आपको ये समझना पड़ेगा कि
फॉर्मूले में एक्सिलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही फॉर्मूला काम देगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ए 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। एक 8000 किलोग्राम का एक इंजन है, वो ट्रेन है, 5 डिब्बे उसमें हैं, 5 वैगन्स उनको खींचता है, ईच ऑफ 2000 किलोग्राम अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। If the engine exert a force of 40,000 Newton and the track offers a friction of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of the train। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 डायग्राम से समझते हैं। भाई ये है इंजन, ये है इंजन, ठीक है, ये इंजन है, मान लीजिए डीजल इंजन है, और इससे 5 वैगन्स जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 और ये 5 वैगन्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये 5 वैगन्स जुड़े हुए हैं और ये हो गई आपकी ट्रेन, ठीक है। 5 वैगन्स जुड़े हुए हैं और इंजन का जो मास है ये 8000 किलोग्राम है इंजन का मास, और वैगन 5 वैगन्स हैं और एक वैगन का मास 2000 किलोग्राम है, इसका भी 2000 किलोग्राम है और इसका मास भी 2000 किलोग्राम है, इसका मास भी 2000 किलोग्राम है, ठीक है, और इसका मास भी क्या है 2000 किलोग्राम है। इस तरीके से दे रखा है। अब ये जो फोर्स लगाता है इंजन इस डायरेक्शन में, कितना फोर्स लगा रहा है, अप्लाइड फोर्स हो गया है 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और जिस ट्रैक पर ये चल रही है तो ये फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में यदि इधर जा रही है ट्रेन तो फ्रिक्शन इस तरफ होगा, कितना 5000 न्यूटन, ये स्मॉल है 5000 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए जो नेट फोर्स लगेगा, सबसे पहले हमें नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स निकालना है। नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स कितना लगेगा, तो नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स कितना लगेगा भाई, नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स तो सिंपल सा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको माइनस कर दो, ठीक है। नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स किसके बराबर होगा, जो आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, अप्लाइड फोर्स जो इंजन लगा रहा है उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर दें, फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर दें। अप्लाइड फोर्स कितना था 40,000 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 5,000 न्यूटन, तो कितना आ जाएगा, नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स इतना आ जाएगा 35,000 न्यूटन, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कि द एक्सिलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना होगा, कि ट्रेन का एक्सिलरेशन कितना होगा। तो ट्रेन का एक्सिलरेशन निकालने के लिए हमें टोटल मास चाहिए, टोटल मास ऑफ द ट्रेन, टोटल मास ऑफ द ट्रेन, ठीक है, जिसमें इंजन का मास भी आ जाएगा। टोटल मास ऑफ द ट्रेन, मास ऑफ इंजन, ठीक है, प्लस मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ ऑल वैगन्स, ठीक है, जितने भी डिब्बे जुड़े हुए हैं उनका मास। तो मास ऑफ इंजन कितना है 8000 और मास ऑफ ऑल वैगन्स, एक वैगन का मास 2000 है, तो 5 वैगन का मास कितना हुआ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा 10 और ये 8 18,000 ये किलोग्राम आ गया, ये मास आ गया, कितना आ गया 18,000 किलोग्राम, ठीक है। अब एक्सिलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है, तो देयरफॉर इससे हम यूज करें तो F अपॉन m होगा। अब F कौन सा लेंगे, जो नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स है वो कितना है 35,000 है, यही तो है नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स, ठीक है, और मास कितना है 18,000। अब 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, और इसको आप 35 अपॉन 18 हो गया, 35 अपॉन 18 को आप सॉल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 35 अपॉन 18 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सिलरेशन आ जाएगा, ठीक है, ये एक्सिलरेशन आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास 1500 किलोग्राम है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास कितना है 1500 किलोग्राम है, ठीक है, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज
if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने नेगेटिव एक्सिलरेशन यानी ये रिटार्डेड मोशन है, ठीक है, नेगेटिव एक्सिलरेशन है ये, तो कितना फोर्स लगेगा व्हीकल और रोड के बीच में, ठीक है। तो आसान सा सवाल है बेटा ये, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो मास ऑफ व्हीकल हमें दे रखा है, मास ऑफ व्हीकल कितना दे रखा है, मास ऑफ व्हीकल जो ऑटोमोबाइल है उसका मास ऑफ व्हीकल कहते हैं हम 1500 किलोग्राम दे रखा है। एक्सिलरेशन नेगेटिव एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन दे रखा है, नेगेटिव एक्सिलरेशन है, माइनस लगाएंगे 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, तो m कितना है 1500 और a कितना है माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 17 5 85 का 5 8 7 25 है ना, तो ये इतना आ जाएगा, इतना, इनको मल्टीप्लाई करने से, इनको मल्टीप्लाई करें दोनों को और ये पॉइंट को रिमूव करें तो इतना न्यूटन आ जाएगा, 2550 न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स एक्ट होना चाहिए, कितना फोर्स लगना चाहिए, 2550 न्यूटन, ठीक है, उसकी मोशन के अपोजिट इतना फोर्स लगेगा, मोशन के अपोजिट। नेगेटिव क्या बता रहा है कि मोशन के अपोजिट इतना फोर्स लगाएंगे तब जाके वो व्हीकल जो है स्टॉप होगा, ठीक है। व्हीकल कब स्टॉप होगा, जब इतना फोर्स आप लगाओगे 2550 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v। सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है, ये आ जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन। हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन का लगा करके हम एक वुडन कैबिनेट को मूव करना चाहते हैं अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो कैबिनेट पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए वेलोसिटी ऑफ द कैबिनेट क्या है, कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहते हैं, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहते हैं तो एक्सिलरेशन जीरो होना चाहिए। तो इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, जब एक्सिलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वो इक्वल होगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। अब फोर्स कितना एक्सर्ट किया, 200 न्यूटन, भाई यहाँ एक्सिलरेशन वाला फोर्स तो हो गया जीरो, ठीक है। तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स जो हो गया वो माइनस 200 न्यूटन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। देखिए यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट, ये वुडन कैबिनेट है बेटा और इस पर 200 न्यूटन फोर्स लगा करके हम इसको मूव करना चाहते हैं, लेकिन क्या कंडीशन कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको मूव करना चाहते हैं, तो इसका एक्सिलरेशन वुडन कैबिनेट का एक्सिलरेशन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सिलरेशन जीरो हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा जो इस वुडन कैबिनेट पर लगेगा, तो जब एक्सिलरेशन जीरो है तो उतना की उतना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जितना आपने अप्लाइड फोर्स लगाया उसी के अपोजिट डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यानी माइनस 200 न्यूटन लगेगा। कितना लगेगा, माइनस 200 न्यूटन, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। 11 में क्या कह रहा है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से प्रत्येक का मास 1.5 किलोग्राम है, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कॉलिजन, ठीक है, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर, और वो दोनों चिपक जाते हैं कॉलिजन के बाद। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। मतलब क्या है, देखिए ऐसा प्रश्न भी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2, इन दोनों का मास बराबर है। m1 1.5 किलोग्राम है और m2 भी 1.5 किलोग्राम है, और लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी u1 2.5 है
मीटर पर सेकेंड और u2 भी जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब इन दोनों में क्या होगी, कॉलिजन होगी। कॉलिजन होने के बाद दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इनका मास हो जाएगा m1 प्लस m2, हो जाएगा या नहीं कॉलिजन होने के बाद, ठीक है। अब कॉलिजन के बाद में किस वेलोसिटी से ये चलेंगे वो हमें पता करना है, ठीक है। किस वेलोसिटी से ये चलेंगे ये हमें पता करना है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन, इनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से m1u1 प्लस m2u2, ये तो बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम हो गया। आफ्टर कॉलिजन क्या हो गया, दोनों का वेलोसिटी तो सेम है, m1v प्लस m2v, दोनों की वेलोसिटी सेम है ना, चिपक गए इसलिए। तो यहाँ पर m1 कितना है 1.5 और u1 कितना है 2.5, ठीक है। m2 कितना है, m2 का वैल्यू 1.5 और u2 कितना है 2.5, बट नेगेटिव आएगा। यहाँ प्लस लिख दो, चलो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक की वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी, ये आ जाएगा। m1 m2 की वैल्यू रख देंगे। अब लेफ्ट साइड में क्या आ गया, जीरो आ गया लेफ्ट साइड में, तो इज इक्वल टू m1 कितना है, m1 आपका 1.5 और m2 कितना है 1.5, दोनों का ऐड कर दो v, तो v क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये लीजिए, तो कंबाइंड वेलोसिटी चिपकने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी स्टेशनरी हो जाएंगे वो, ठीक है, एक ही जगह रुक जाएंगे। तो ये बात हुई है इस प्रश्न की। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेज बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको जब हम पुश करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट भी तो हमारे ऊपर पुश लगाता है, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक, यदि ये ऑब्जेक्ट एक ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक है, मैसिव ट्रक, वजनदार ट्रक है, ठीक है, पार्कड अलोंग द रोड साइड वो पार्क किया हुआ है, खड़ा हुआ है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा। स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेज कैंसिल ईच अदर। कमेंट ऑन दिस लॉजिक। यस, लॉजिक इज वेरी मच ट्रू, लॉजिक में कोई संदेह नहीं है, स्टूडेंट का लॉजिक एकदम ट्रू है, ठीक है। और ट्रक क्यों मूव नहीं करता है, देखिए, जो ट्रक है ना बेटा, ट्रक हैज ए वेरी हाई मास, ओके। जब ट्रक का मास हाई है तो इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी इसके पहिए और रोड के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बहुत ज्यादा होगा, वो भी बहुत ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हाई होगा। अब जब आप ट्रक को पुश करते हो, स्मॉल फोर्स से पुश कर रहे हो आप, तो आप ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा फोर्स लगा पा रहे हो, स्मॉल फोर्स से पुश कर रहे हो, द फ्रिक्शनल फोर्स कैंसिल आउट द अप्लाइड फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है, उसको कैंसिल कर देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रक मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन अपोजिट हैं डायरेक्शन में। Since the person pushing the truck is not displaced when the truck does not move, therefore the student's logic is correct. तो आपको क्या लिखना है आंसर में, since the truck has a very high mass, the static friction between the road and the truck is very high. When pushing the truck with a small force, the frictional force cancels out the applied force and the truck does not move. This implies that the two forces are equal in magnitude but opposite in direction. Therefore, the student's logic is correct. तो ये आंसर आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 है ये, कि एक हॉकी बॉल है, ये मान लीजिए हॉकी बॉल है, ठीक है, जिसका मास आपको 200 ग्राम दे रखा है, 200 ग्राम, जिसको आप बदलोगे किलोग्राम में तो 0.2 किलोग्राम मास हो गया इसका। कितना मास हो गया, 0.2 किलोग्राम मास हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इज ट्रेवलिंग एट
यानी इसका जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ये जो हॉकी बॉल है 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो है कह रहा है कि एक हॉकी स्टिक है ये, ठीक है, हॉकी स्टिक है। इस हॉकी स्टिक से इस बॉल पर फोर्स लगाया जाता है और बॉल जो है किस वेलोसिटी के साथ रिटर्न होती है, उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम किस तरीके से बदला। तो इनिशियल मोमेंटम हम पता कर लें और फाइनल मोमेंटम पता कर लें। दोनों को यदि फाइनल में से इनिशियल को हटा देंगे तो चेंज इन मोमेंटम हमें पता चल जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 0.2, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा इसका, फाइनल मोमेंटम की यदि मैं बात करूं तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी। क्या हो जाएगा m इंटू वी। लेकिन फाइनल मोमेंटम में वेलोसिटी जो है अपोजिट होगी, ठीक है ना, तो चलो वो तो हम बाद में करेंगे। मास कितना है 0.2 किलोग्राम और वेलोसिटी कितना है 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 2/10, तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम यदि हम देखें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही होता है चेंज इन मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कितना है 1 और इनिशियल कितना है 2, और ये किस में आया किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, तो कितना आ गया -1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इतना आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम में लिखना है तो -1000 ग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना चेंज इन मोमेंटम आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet in the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. मतलब क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 14 की। अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक ये बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है। मास कितना है 10 ग्राम। 10 ग्राम को आप उसमें कन्वर्ट करें किलोग्राम में तो 10/1000 यानी 0.01 किलोग्राम हो गया, ठीक है। ये बुलेट का मास हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टली जाती है, किस वेलोसिटी से जा रही है, इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है u, ये दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्ट्राइक करती है, टकराती है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से। ये मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है, ये क्या है वुडन ब्लॉक, स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी है यानी स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी रखा हुआ है। और ये ब्लड जो है इसके अंदर घुस जाती है और कुछ कितने समय में रुक जाती है, मान लीजिए ये ब्लड अंदर घुसी, पियर्स करके इसको छेद करके अंदर गई और ये कितने डिस्टेंस तक अंदर चली गई, यानी डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालनी है। ये डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन है, मान लीजिए इतना अंदर तक गई और कितना अंदर तक चली गई, ये डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन बुलेट का हमें निकालना है। और फोर्स भी निकालना है कि ये जो वुडन ब्लॉक है इस बुलेट पर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। और ये जो बुलेट है ना, इसमें ये दे रखा है कि बुलेट जो है कितने समय में रेस्ट में आ जाती है, 0.03 सेकेंड में, इतने समय में रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ बात कर लें कि जो वेलोसिटी क्या होगी बुलेट की, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो बुलेट की तो 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना दे रखा है, कितने समय में, 0.03 सेकेंड में 0 हो जाती है, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालना है तो हमें एक्सेलरेशन जो है पता होना चाहिए।
अब एक्सिलरेशन पता होने के लिए हमें ये इक्वेशन पता होना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी, v कितना है 0, u कितना है 150 और t कितना है 0.03। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्सिलरेशन की। कितनी आ जाएगी देखो जरा, -150 और 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर जाएंगे और ये 50 हो जाएगा, यानी 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव एक्सिलरेशन आ गया, रिटार्डेड। ठीक है, इतना एक्सिलरेशन आया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे आप डिस्टेंस निकाल लोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो v तो है 0 आपका, और u कितना है, u आपको दे रखा है 150, तो 150 होल स्क्वायर हो जाएगा। और 2a का वैल्यू कितना है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो s पता लग जाएगा हमें। तो ऊपर हो जाएगा -150 इंटू 150 और नीचे हो जाएगा -10,000। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 0 से 0 भी कैंसिल कर दो और माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। 15 ऊपर हो गया 225 और नीचे 100 हो गया, तो यानी 2.25 मीटर इतनी डिस्टेंस पेनिट्रेशन आएगी। डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन इतनी आ गई, यानी जो ये बुलेट है, गोली है, ये लकड़ी के ब्लॉक के अंदर 2.25 मीटर तक चली जाएगी। अब वुडन ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया, ठीक है, वुडन ब्लॉक ने बुलेट पर कितना फोर्स लगाया वो निकालना है। फोर्स निकालने के लिए हम मास इनटू एक्सिलरेशन करते हैं। तो मास कितना है, मास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है मास, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक 0.01, ये मास दे रखा है बुलेट का। ठीक है, 0.01। और एक्सिलरेशन कितना है -5000। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस का 50 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। इतना फोर्स वुडन ब्लॉक जो है बुलेट पर लगाएगा, 50 न्यूटन फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए। An object of mass 1 kilogram traveling in a straight line with a velocity 10 meter per second collide with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kilogram. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and after the impact. Impact मतलब टक्कर. Also calculate the velocity of the combined object. आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल हम करते ही आ रहे हैं। तो 15 क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है। ठीक है, ओके। ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। कोलाइड करता है, टक्कर करता है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के साथ। ये स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, यानी U2 इज इक्वल टू 0 और वुडन ब्लॉक का जो मास है वो 5 किलोग्राम है। कितना है 5 किलोग्राम। इससे टक्कर करता है तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन दोनों चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ये दोनों चिपक जाते हैं। तो इन दोनों का मास तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो हमें इम्पैक्ट से पहले कितना मोमेंटम होगा, इम्पैक्ट के बाद में कितना मोमेंटम होगा, मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, यानी टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना होगा ये हमें पहले पता कर लें। ठीक है, टोटल मोमेंटम पूछ रहा है बिफोर इम्पैक्ट, यानी कॉलिजन। इम्पैक्ट का मतलब होता है कॉलिजन, टकराने से पहले। तो m1, यदि इसको 1 मानूं और इसको 2 मानूं तो ये m1 हो जाएगा बेटा, m1 u1, ये u1 हो जाएगा, ये u2 हो गया, प्लस m2 u2, ये हो गया बिफोर कॉलिजन, बिफोर इम्पैक्ट। m1 कितना है 1, u1 कितना है 10, m2 कितना है 5 और u2 कितना है 0। तो ये कितना आ गया 10, कितना आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, और टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम
आफ्टर इम्पैक्ट कितना हो जाएगा, यानी कॉलिजन के बाद कितना होगा, m1v, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, m2v, m1 कितना है 1, ठीक है, और v पता नहीं है, v निकालना पड़ेगा, ठीक है, और m2 कितना है 5 और v निकालना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 5b और v 6b आ गया, ठीक है। अब v की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ रख देंगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट भी आ जाएगा। अब एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्या कर सकते हैं कि 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 6v, यानी मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट रख सकते हैं। तो v क्या आ जाएगा 10/6 यानी 5/3 ये आ जाएगा। 5/3 का मतलब हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी आ जाएगी, इसको यहाँ रखोगे तो 6 इंटू 1.66, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आफ्टर इम्पैक्ट जो है मोमेंटम आ जाएगा 36, 9, ठीक है, 3, लगभग इतना जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आफ्टर इम्पैक्ट मोमेंटम होगा इतना, ठीक है, और ये भी निकाल लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 सेकेंड, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 किलोग्राम है, उसको एक्सेलरेट किया जाता है यूनिफॉर्मली, उसकी वेलोसिटी बढ़ाई जाती है 5 से 8 कर दी जाती है 6 सेकेंड में। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो देखिए आसान सा सवाल है, 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, मास है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें दे रखा है 100 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी u कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से क्या कर दी जाती है v कितना कर दिया जाता है 8 मीटर पर सेकेंड, कितने समय में कर दी जाती है 6 सेकेंड में। तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगा ये पता करना है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा और फाइनल मोमेंटम कितना होगा। इनिशियल मोमेंटम तो m इंटू यू होगा, m है 100 किलोग्राम और u है 5, यानी 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम ये हो जाएगा m इंटू वी, m कितना 100 और v कितना 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल मोमेंटम आ गया। अब फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन को क्या लिखते हो हम, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ऊपर क्या आ गया mv और माइनस mu आ गया नहीं अपॉन t। mv क्या है फाइनल मोमेंटम कितना है 800 और mu क्या है इनिशियल मोमेंटम कितना है 500 और टाइम कितना कितने समय में 6 सेकेंड में। ऊपर कितना आ गया 300, नीचे 6 कितना आ गया 50 न्यूटन, कितना आ जाएगा 50 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए। अख्तर किरण एंड राहुल, अख्तर किरण एंड राहुल वर राइडिंग ए मोटर कार। अख्तर किरण और राहुल एक मोटर कार राइड कर रहे थे, दैट वाज मूविंग विद ए हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेस वे, जो एक्सप्रेस वे पर बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही थी, नहीं चलानी चाहिए। व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड, जैसे ही उसके सामने जो शीशा है विंडशील्ड है उससे एक इंसेक्ट टकराया, एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन, और वो कीड़ा जो है उस स्क्रीन पर चिपक गया। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, और अख्तर और किरण जो है उस पर आश्चर्य करने लगे सिचुएशन पर। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, किरण ने सजेस्ट किया कि जो इंसेक्ट है उसको बहुत ज्यादा चेंज इन मोमेंटम सफर हुआ है ऑफ द मोटर कार, बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार, तुरंत जीरो हो गई थी स्पीड। अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वार मूविंग विद ए लार्जर वेलोसिटी is exerted a large force on the insect,
क्योंकि मोटर कार ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो वो लार्ज फोर्स लगाई इंसेक्ट पर, एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। राहुल while putting an entirely new explanation said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum. Comment on this suggestion. भाई जो किरण का सजेशन है वो करेक्ट है, किरण सजेशन इज करेक्ट, क्योंकि जो मास ऑफ द इंसेक्ट है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द कार। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन विल बी equal to the total momentum after collision. Therefore, the change in momentum of insect is much larger than the change in momentum of the car. तो जो किरण का सजेशन है वो करेक्ट है। अब जो अख्तर ने कहा वो भी करेक्ट है। कैसे? अख्तर ने कहा कि जो मास है कार का वो बहुत ज्यादा है, तो फोर्स जो है इंसेक्ट पर वो भी ज्यादा लगेगा। भाई जितनी वेलोसिटी से मोटर कार मूव करेगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, तो अख्तर का सजेशन भी करेक्ट है। राहुल का सजेशन जो है कुछ करेक्ट है, यानी पार्शियली करेक्ट कह सकते हैं राहुल के सजेशन को। राहुल का सजेशन जो है पार्शियली करेक्ट कहा जाएगा, पार्शियली करेक्ट यानी पूरी तरह करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एज पर जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है बेटा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंसेक्ट ऑन द कार इज इक्वल इन अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द इंसेक्ट। जितना थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जितना इंसेक्ट ने कार पर फोर्स लगाया, कार भी इंसेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा। लेकिन राहुल का सजेशन क्या कहता है कि चेंज इन मोमेंटम इज द सेम, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो राहुल ने जो कहा कि बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड ए चेंज इन दियर मोमेंटम, कमेंट ऑन दिस। तो राहुल का सजेशन जो है पार्शियली करेक्ट लगता है, पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि जो राहुल ने बोली चेंज इन मोमेंटम इज सेम है, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो अख्तर और किरण के सजेशंस तो बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन राहुल का पार्शियली करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स ऑन ए हाइट ऑफ फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सिलरेशन टू। डम्बेल, डम्बेल आप जानते हो, ये इस टाइप का डम्बेल जिसका मास कितना है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, और ये फ्लोर पर गिरता है कितनी हाइट से, 80 सेंटीमीटर की हाइट से। 80 सेंटीमीटर यहाँ पर कहो 0.8 मीटर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसका डम्बेल का 0 होगा, और जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी होगा, वो निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस होता है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू क्या है 0 है, प्लस 2 ए क्या है, ए है आपका दे रखा है 10, ठीक है, ए कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और एस यानी हाइट कितनी है 0.8 मीटर है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 8 यानी 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। ये वी स्क्वायर की वैल्यू आई, तो वी की वैल्यू क्या आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम पूछ रहा है ना, वेलोसिटी हमने निकाल ली, तो मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है 10 और वेलोसिटी कितना है 4, यानी मोमेंटम कितना हो गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एडिशनल एक्सरसाइज एक दे रखी है, उससे आपको बताना है द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, दोनों को देखिए। टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है पहले 0 सेकंड के लिए 0 है, पहले 1 सेकंड के लिए 1, दूसरे 1 सेकंड के लिए 8 है, यानी डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग है। तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सिलरेशन। तो अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रही है, डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, यानी एक्सिलरेशन बढ़ रहा होगा, ठीक है, एक्सिलरेशन बढ़ रहा है, ये कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। इज इट एक्सिलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ना तो कांस्टेंट है एक्सिलरेशन, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, और ये 0 भी नहीं है एक्सिलरेशन, ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जब एक्सिलरेशन बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो।
एक ये क्वेश्चन भी देख लो बेटा। 2 persons manage to push a motor car of mass 1200 kilogram at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. With what force does each person push the motor car? तीन लोग उसको 2 person manage to push a motor car एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दो व्यक्ति मोटर कार को पुश करते हैं तो मतलब मैनेज कर देते हैं, उसको पुश कर देते हैं। अगर उसी मोटर कार को 3 पर्सन के द्वारा पुश किया जाए और इतने एक्सिलरेशन के लिए, तो बताइए इंडिविजुअल पर्सन कितना फोर्स लगाएगा। तो मास ऑफ द कार दे रखा है, थर्ड पर्सन स्टार्ट पुशिंग द कार, द एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरे। देयरफॉर द फोर्स कितना हो जाएगा, एक्सिलरेशन दे रखा है, मास दे रखा है, तो 1200 इंटू 0.2 इतना फोर्स लगेगा, 240 न्यूटन। सिंस ऑल द 3 पीपल पुश विद द सेम मस्कुलर एफर्ट, द फोर्स अप्लाइड बाय ईच पर्सन वुड बी 240। प्रत्येक व्यक्ति जो है 240 फोर्स लगा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए नेल। द नेल स्टॉप्स द हैमर in a very short period of time. What is the force of nail on the hammer? तो मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, u b 0 है फाइनल वेलोसिटी, तो एक्सिलरेशन निकल जाएगा, एक्सिलरेशन आ गया तो फोर्स आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। इसमें मास दे रखा है, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना दे रखा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और स्लो डाउन 18 किलोमीटर पर आवर ये फाइनल वेलोसिटी, और कितने समय में, 4 सेकेंड में। तो एक्सिलरेशन निकालना है, इस फॉर्मूले से एक्सिलरेशन आ जाएगा। तो एक्सिलरेशन आ जाएगा तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आप निकाल लोगे। तो ये आप करके देखिएगा, हो जाएगा। फोर्स अप्लाइड निकाल लोगे तो ये 6000 न्यूटन आ जाएगा। इनको आप करिएगा बेटा, उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। तो आज आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।